हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम क्या है? पंचायती राज। आजकल क्या देखे, ये उत्तर प्रदेश में क्या है, पंचायत का चुनाव हो रहा है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, जो लेखपाल है, देखिए लेखपाल एग्जाम में स्पेशली क्या पंचायती राज के बारे में पूछता है, ठीक है। और बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें तो पूछता है, और लेखपाल में स्पेशली क्या एक टॉपिक ही है पंचायती राज या ग्रामीण परिवेश जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आज बात करते हैं पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्या है कि जो पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। और हमारे देश में जो स्थानीय स्वशासन है उसके जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1881 में भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की थी, ठीक है। इसलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या है? जनक है, ठीक है। लेकिन देखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी का सपना था कि क्या है, भारत का जो गांव है वो क्या है? आत्मनिर्भर गांव बने। कैसा गांव बने? आत्मनिर्भर, यानी सेल्फ डिपेंडेंट विलेज बने, ठीक है। आजकल देखिएगा नए हमारे देश में क्या है, 2020 में आत्मनिर्भर भारत की बात चल रहा है, ठीक है। तो गांधी जी भी चाहते हैं कि हमारे जो गांव है, गांव में जितनी भी चीज़ों का आवश्यकता होता है वो गांव में ही उसका क्या है? उत्पादन हो। और गांव में जो चीज़ का उत्पादन हो वो गांव में क्या खपत हो जाए, जो अतिरिक्त बचे वो क्या शहरों में भेजा जाए। तो इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर गाँव। इसलिए गांधी जी ने एक नारा दिया था कि जो हमारा गांव है ये सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। और इसको उन्होंने एक अपने बुक हिंदू स्वराज में भी इनके बारे में ज़्यादा चर्चा किया है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत में गांव का विकास हो, ठीक है। अब गांव का विकास कैसे हो, इसके लिए देखिएगा हमारे जब संविधान निर्माता ने हमारा संविधान बनाया तो गांधी जी की आत्मनिर्भर गांव के जो सपनों को पूरा करने के लिए क्या बनाया? हमारे पंचायत को क्या है? पंचायत को हमारे संविधान में जगह दी। यानी पंचायत को क्या है? संविधान में जगह दिया। क्यों? क्योंकि संविधान के लोगों ने ये सोचा, संविधान बनाने वाले जो निर्माता के लोग थे वो लोग जानते थे कि गांधी जी गांव के बारे में जानते हैं। और देखिए, जब हमारा देश संविधान यानी आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में 85% लोग हैं वो गाँव में निवास करते थे। अब देखिए, इतने बड़े जनसंख्या का बिना विकास से क्या है, भारत का विकास नहीं होता। आज भी देखिए, अगर आज गाँव का विकास नहीं होगा तो क्या भारत का विकास होना संभव है? नहीं संभव है। इसलिए क्या देश के विकास के लिए क्या गांव का विकास बहुत जरूरी है। पहला विकास कहाँ होना चाहिए? गांव का विकास होना चाहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं लोगों ने हमारे जो ग्रामीण विकास के लिए पंचायत को क्या है? संविधान में जगह दिया। और क्या है? अनुच्छेद 40 में इसको जगह दिया। कहाँ दिया? अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 40 जानते हैं क्या? नीति निर्देशक तत्व थे। अनुच्छेद 40 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, आप लोग जानते हैं। इसलिए अनुच्छेद 40 जब नीति निर्देशक तत्व है तो क्या हुआ, इसको जो राज्य सरकार या अलग अलग जो सरकारी वो क्या था, सही ढंग से क्या है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए देखिए, प्रारंभिक स्तर पे हमारे यहाँ पे पंचायत के अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन क्या है, जो हमारे देश में सबसे पहले एक सामुदायिक केंद्र का विकास किया गया, नहीं सामुदायिक विकास केंद्र का विकास किया गया था। ये क्या 1952 में इसका विकास किया गया था। ये दुनिया का पहला संगठन है जो भारत में बनाया गया है कि जो गांव के विकास के लिए एक सामुदायिक विकास केंद्र बनाया गया। कब? 1952 में। ये विश्व का पहला संगठन है जो भारत ने बनाया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? गांव का विकास करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास। लेकिन क्या है, ये जब स्थापित किया है, लेकिन आप जानते हैं कि जब ये हमारे भारत में लागू हुआ, यानी 1952 में लागू हुआ, उस समय देखिए भारत में अधिकतर जो ग्रामीण विकास करने के लिए जो कर्मचारी थे वो सरकारी कर्मचारी थे। और सरकारी कर्मचारी होने के कारण क्या है कि सरकारी कर्मचारी में आप जानते हैं कि करप्शन तो है ही है। करप्शन तो छोड़ देते, करप्शन के बाद एक दूसरा चीज होता है कि मान लेते कोई भी क्षेत्र है, एक गाँव है, और उस मान लेते कि जैसे कोई गाँव है, और गाँव है यूपी में कोई गाँव है, जैसे मान लेते हरदोई के कोई गाँव है। और क्या है, यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी है वो क्या है, मेरठ से के शहर से यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। और क्या है, मान लेते कि वो करप्शन करने वाला नहीं, ईमानदार भी व्यक्ति हैं, मान लेते उनको क्या है, हरदोई की उस गांव का विकास करने के लिए उनके पास बजट आया। तो क्या था, फिर गांव में वो पहली बार आए हैं तो उनको मालूम नहीं कि गांव में कहाँ पे पानी जमता है,
गांव में कहाँ पे सूखा होता है, कहाँ पे नल लगाना चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, उनको मालूम नहीं है। अब क्या है, उन्होंने गांव वाले से कोई सलाह मशवरा किए नहीं और क्या अपने मन से क्या है कहीं पे भी विकास कर दिया। अब देखिए विकास क्या, जहां पे विकास होना चाहिए तो वो विकास विनाश में बदल गया। अब मान लेते हैं कि ऐसे जगह पे पुल बना दिया कि जहां पे पहले कम पानी रुकता था अब ज्यादा पानी रुकने लगा। ऐसे सड़क बना दिया जहां से क्या है यातायात नहीं हो पा रहा है और बाढ़ आ रहा है और वो सड़क को बहा के ले गया। तो ये क्या है, विकास क्या है, अव्यवस्थित होने लगे। ठीक है, जब अव्यवस्थित होने लगे तभी क्या है, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सोचा कि ये जो सामुदायिक विकास केंद्र है इसमें जो बजट दिया जा रहा है ग्रामीण विकास के लिए, कि ये सही से काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है, इसका क्या है एक जांच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका समीक्षा होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, रिव्यू होनी चाहिए। तो रिव्यू कैसे हो, इसके लिए पंडित नेहरू ने सबसे पहले बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में 1957 में एक समिति बनाया। क्या बनाया, एक समिति बनाया। कौन, बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में। कब, 1957 में। और इनको यह बताया गया कि आप जाइए ग्रामीण क्षेत्र में जो सामुदायिक विकास केंद्र के रूप में जो बजट एलोकेशन या आवंटन किया गया है, क्या वास्तव में इस बजट का ग्रामीण विकास में यूज हुआ या उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, बलवंत मेहता गांव में गए और अलग अलग गांव में जाके इन्होंने रिपोर्ट लिया और रिपोर्ट लेने के बाद ये अपना रिपोर्ट 1959 को भारत सरकार को दिया। और इसमें इन्होंने बताया कि देखिएगा गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव के विकास में जो सरकारी कर्मचारी या नौकरशाही है वो उस क्षेत्र के नहीं है और वो अपने मनमर्जी क्या होता है कोई भी निर्माण कार्य कर रहा है और क्या होता है उससे गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है या इसका समाधान क्या है, उन्हें बोला कि इसका समाधान ये है कि जहां पे जिस गांव का विकास होना चाहिए उस गांव के लोगों का क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। अब मान लेते कि कोई गांव है, अब गांव में कहीं नल लगाना है, कहीं पुल बनाना है, कहीं रोड बनाना है, तो बिना गांव के लोगों के भागीदारी से कैसे बनेगा। कोई सरकारी कर्मचारी उस गांव के बारे में नहीं जानता है, उस गांव में कोई बुजुर्ग 60 साल से रह रहा है, उन बुजुर्गों को मालूम है कि गांव में कहां पे पानी रुकता है, कहां पे सड़क बनना चाहिए, कहां पे नल लगना चाहिए, तो उनके गांव के लोगों को मालूम होता है। ठीक है, इसलिए क्या नौकरशाही को यह मालूम नहीं होता है, इसलिए बोला कि जो गांव का विकास होने के लिए क्या होगा, गांव के लोगों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी में पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है। तो पार्टिसिपेट होने चाहिए। अब बोले ये पार्टिसिपेट होगा कैसे, सवाल क्या आता है, एक सवाल कि ये पार्टिसिपेट होगा कैसे, कि गांव के लोग तो क्या अभी अशिक्षित हैं, ये गांव के लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इस चीज में। तभी बलवंत राय मेहता ने बोला कि हम गांव में एक नया व्यवस्था शुरू करेंगे जिसको कहा जाता है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं, बलवंत राय मेहता ने बोला कि गांव में कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय में क्या होगा, इनके 3 भाग बनाए गए, एक है ग्राम पंचायत, एक है क्षेत्र पंचायत और एक है जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता ने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया, एक है ग्राम पंचायत, एक है क्षेत्र पंचायत जिसको ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत कहा जाता है या ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं आप लोग जानते हैं। तीसरा क्या है, जिला। ठीक है, तो इनमें इनको बांट दिया गया। ठीक है, और बांट दिया गया, बोला कि अब इनके माध्यम से ग्राम में क्या होगा, विकास होगा। और ग्राम में कुछ भी विकास होगा तो उसमें क्या होगा, इन ग्रामीणों से क्या होगा, सलाह मशवरा लिया जाएगा, इन ग्रामीणों को क्या पार्टिसिपेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत कहा जाता है। इसलिए देखिए भारत में बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का या पंचायती राज का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक या शिल्पकार कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया। क्या पूछा गया है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत राज है उसका जनक कौन है, बलवंत राय मेहता। कौन है, बलवंत राय मेहता। और 3 स्तर कौन कौन है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आजकल देखिएगा उत्तर प्रदेश में क्या है, इसके लिए चुनाव हो रहा है और चुनाव में क्या है, देखिए नामांकन हो रहा है। देखिए क्या होता है, ग्राम में क्या होता है, प्रधान चुने जाते हैं जिसको ग्राम प्रधान कहा जाता है। और ग्राम से ही क्या होता है, एक बीडीसी मेंबर भी चुने जाते हैं। और बीडीसी मेंबर क्या होता है, जो ब्लॉक प्रमुख होता है उनको चुनते हैं। और जिले को क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, जिला पंचायत सदस्य के रूप में बांट दिया जाता है। और ये जिला पंचायत सदस्य क्या होते हैं, बाद में जाके जिला पंचायत अध्यक्ष को भी चुनते हैं। ठीक है, ये अभी चुनाव हो रहा है, आप लोग इसके बारे में बेहतर जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है, ये पंचायती राज का चुनाव हो रहा है।
दूसरी बात देखिएगा, जो ग्राम प्रधान होता है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, और इन दोनों का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, और ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष का चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष। क्यों, क्योंकि इसमें बीडीसी मेंबर द्वारा चुना जाता है और इसमें जिला पंचायत सदस्य के द्वारा इनके अध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसमें होता है। अब देखिए, जब ये नियम दिया है नेहरू जी को, तभी नेहरू जी ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज का जो उद्घाटन है वो क्या है, राजस्थान से किया है। नेहरू जी ने क्या किया, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के क्या है, राजस्थान के नागौर जिले से इस पंचायती राज का क्या है, आरंभ किया। तो नेहरू जी ने कहां पे किया, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाना है, यानी भारत में पंचायती राज का जो गठन हुआ या जो शुरू हुआ वो कहां से हुआ, ये 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ। और कहां से शुरू हुआ, नागौर। नागौर कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है, और इसी को पंचायती राज का शुभारंभ कहा जाता है। अब देखिएगा, अब क्या था, अभी भी देखिएगा पंचायती राज क्या है, अभी भी नीति निर्देशक तत्व में है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में 40 में है और ये इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। तो क्या है कि ये जो पंचायती राज है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर, अलग अलग राज्य क्या हो रहे, किसी कोई पंचायत का चुनाव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो इस तरह से अव्यवस्था फैल गया। तो अव्यवस्था जब फैल गया तब क्या था, जब इंदिरा गांधी की 1977 में हार हो गई है, तब क्या जनता दल की सरकार आई। किसकी सरकार आई, जनता दल। कब, 1977। और उसमें मोरारजी देसाई क्या बने, प्रधानमंत्री बने। कौन बने, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बोला कि ग्रामीण विकास के लिए एक नया समिति बनाया। और कौन समिति बनाया, अशोक मेहता समिति। यानी अशोक मेहता समिति कब बने, 1977 को बने, और किनके प्रधानमंत्री काल में बने, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में बने। अब अशोक मेहता समिति ने बोला कि ग्रामीण विकास के लिए क्या करते हैं, अब त्रिस्तरीय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या कर दे, 2 स्तरीय कर दे। इन्होंने क्या है, पंचायती राज को क्या कर दिया, 2 स्तरीय कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया था कि अशोक मेहता समिति या किस समिति ने पंचायती राज को 2 स्तरीय कर दिया। पंचायती राज को 2 स्तरीय किसने किया है, अशोक मेहता समिति। इनमें 2 क्या, एक ग्राम स्तर पर और एक क्या है, जिला स्तर पर। यानी बीच में जो क्षेत्र पंचायत है उसको क्या हटा दिया। तो अशोक मेहता ने क्या है, 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की, और कौन सी, ग्राम और जिला की वाली बात की, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें से ब्लॉक को इन्होंने हटा दिया। लेकिन अभी भी क्या है, पंचायती राज कैसे था, नीति निर्देशक तत्व में है, अभी भी क्या है, लागू नहीं कर रहा है हर राज्य। तभी क्या है, राजीव गांधी के समय पे लक्ष्मी मल सिंघवी या ML सिंघवी नामक एक कमेटी बनता है, जो कब बना, 1986 में बना। इस कमेटी ने यह बताया कि पंचायती राज को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कैसे दर्जा दिया जाए, संवैधानिक। अगर संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा पंचायती राज को, तो क्या होगा कि हर राज्यों को कंपलसरी हो जाएगा कि चुनाव करवाना, और पंचायती राज को गठन करना क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा। तभी क्या होगा, पंचायत क्या होगा, पंचायत के पास अधिकार होगा और पंचायत क्या सही से कार्य कर पाएगा, ठीक है। तभी क्या है, संवैधानिक दर्जा देने की बात की। लेकिन राजीव गांधी के समय पे क्या है, इसको पंचायती राज का अधिकार दिलाया नहीं जाता है, ठीक है, दिला नहीं। इसलिए देखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज की बकवास सबसे पहले किसने किया, तो राजीव गांधी के समय पे किया गया था। तब राजीव गांधी के समय जब नहीं हो पाया तो ये क्या था, उसके बाद एक और कमेटी बनता है जिसको कहते हैं थुंगन कमेटी। थुंगन कमेटी के रिपोर्ट के बाद 1992 में हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन किया गया था, 73वें संशोधन। कौन सा संशोधन, 73वें संशोधन किया गया। और इस 73वें संशोधन यानी 73 बार जो संशोधन किया गया है, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को कौन सा दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 1992 में पंचायती राज को कैसा दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। और इस दर्जा देने के बाद पहली बार हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग, 9 भाग 9 को जोड़ा गया। और हमारे संविधान के अनुसूची में एक नया अनुसूची जोड़ा गया। अनुसूची कौन सा, 11 अनुसूची जोड़ा गया,
ठीक है। देखा 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1992 में दिया गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, यानी पीबी नरसिम्हा राव। और कब दिया गया है? 1992 में। किस संविधान संशोधन में दिया गया है? 73 में, ध्यान दिएगा। और किस भाग में इसको शामिल किया गया? भाग 9। किस अनुसूची में शामिल किया गया? अनुसूची 11, ठीक है। और इस जो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसी को 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया। कब लागू किया गया? इस तारीख को लागू किया गया। इसीलिए देखेगा प्रत्येक 24 अप्रैल को भारत में पंचायती दिवस मनाया जाता है। यानी पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को क्या है? पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज को क्या कर दिया? लागू कर दिया। इसलिए क्या है? इस 24 अप्रैल को क्या है? पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए, एकदम तोते की तरह रट डालिए। जैसे तोते नहीं रट डालते हैं, तोते की तरह रट डालिए। कि जैसे देखिएगा जो तोते आप लोग बहुत लोग पालते हैं उनको जो भी सिखाया जाता है ना, वो क्या होता है एकदम उनको मुंह जबानी याद होता है। तो क्या होता है पूरा जीएस के जो मेन पोर्शन है उसको एकदम तोते की तरह रट डालिएगा। जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में जाए और तोते की तरह रटे हुआ चीज हो आप पूरा दिमाग में आए, उसको एकदम छाप दीजिए, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन क्या होगा? पक्का हो जाएगा, ठीक है। आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो तोते की तरह रट डालिए, एक नया कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिएगा जब ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, क्या क्या प्रावधान, ठीक है। जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो अब क्या है? पंचायती राज का कार्यकाल को निश्चित कर दिया। कार्यकाल को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। और पंचायती राज को क्या है? राज्य सूची में डाला गया। क्या? राज्य सूची में डाला गया। पंचायती राज को किस में डाला गया? राज्य सूची। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज किस सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य। आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमारा पंचायती राज किसमें है? राज्य सूची का विषय है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर 5 वर्ष में अगर चुनाव नहीं होता है तो कार्यकाल को अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 5 साल के कार्यकाल अगर होता है, अगर किसी परिस्थिति में 5 साल के बाद चुनाव नहीं हो पाता है तो कार्यकाल को अधिकतम कितने में बढ़ाया जा सकता है? 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता है? हर राज्य को क्या है? इसमें चुनाव कराना कंपलसरी होगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि ये जो कार्यकाल है, कार्यकाल कब से माना जाए? क्या जब कैंडिडेट चुनाव में नामांकन करेंगे तब से माना जाएगा, या जिस दिन वोट डाला जाता है उस दिन से माना जाएगा, या जिस दिन वो जीत जाएंगे उस दिन से माना जाएगा, या उसका पहले बैठक से माना जाएगा? देखिए ये बात बहुत बार क्या क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है। और लोग क्या होता है इसको बोलते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि जिस दिन जीत जाता है उसी दिन से कार्यकाल शुरू होता है। नहीं, कार्यकाल कब शुरू होगा? जब पहली बैठक होगा, जब पंचायती राज का पहला बैठक होगा। यानी क्या होगा? प्रथम बैठक। प्रथम बैठक से उसे कार्यकाल लगाया जाता है। प्रथम बैठक से अगले 5 साल के लिए। कब से? प्रथम बैठक से अगले 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होगा। ना तो चुनाव जीतेंगे उस दिन से नहीं होगा, ना तो जब नामांकन भरेंगे उस दिन से होगा, ना जिस दिन चुनाव होगा उस दिन से होगा, ठीक है। तो कब होगा? प्रथम बैठक से होगा। अब देखते हैं कि पंचायती राज में जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार है उनका उम्र कितना होना चाहिए। यानी जो प्रत्याशी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनका उम्र कितना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, उनका उम्र क्या है? न्यूनतम 21 वर्ष होता है। न्यूनतम क्या है? 21 वर्ष है। यानी कोई भी भारत के नागरिक उस गांव में अगर निवास करते हैं, यानी उस क्षेत्र में अगर निवास करते हैं, उनका उम्र अगर 21 वर्ष से ज्यादा है तो वो क्या पंचायती राज में चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसके लिए देखिए इसमें और एक शर्त है, केवल निवासी होना जरूरी नहीं है। उस क्षेत्र में, उस पंचायत में, उस में जो चुनाव
सूची होता है, यानी जो मतदाता सूची होता है, उस मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि क्या होता है कोई भी व्यक्ति आ गया, मान लो हरदोई के कोई गांव है और शाहजहांपुर के कोई गांव से आके बोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए, उस गांव के जो मतदाता सूची होगा, उस मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में अगर नाम होगा तो उनको क्या होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और न्यूनतम आयु क्या है, 21 है। और लास्ट क्या, जब तक है जीवन, जब तक है जान तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये क्या है, जब तक है जान। एक बात याद रखिएगा, आपने सुना होगा, जब तक है जान, जब तक जान है तब तक क्या है, जब चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मरने से एक दिन पहले भी चुनाव लड़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक भूतनाथ पिक्चर आया था और एक क्या होता है, मृत्यु व्यक्ति को चुनाव लड़वा दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भूत तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन क्या है, जब तक जिंदा है तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका क्या, अधिकतम आयु नहीं होता है, न्यूनतम आयु होता है। इसका मतलब यह है कि चुनाव लड़ने का क्या, न्यूनतम 21 साल उम्र होता है, अधिकतम कुछ नहीं है। जब तक वो जिंदा है तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखें कि जो पंचायती राज होता है, इनका चुनाव संपन्न कौन करवाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अधिकतर लोग ये जानते हैं जो हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वही क्या होता है, पंचायती राज का चुनाव करते हैं, ये लोग सोचते हैं। या बहुत से लोग देखिए उल्टा सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो क्या होता है, या राज्य चुनाव आयोग होता है, वो सोचता है कि ये क्या था, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसको कौन संपन्न करता है, राज्य चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं करवाते हैं, वो कौन कराते हैं, राज्य चुनाव आयोग। पंचायती राज का चुनाव कौन संपन्न करवाएगा, राज्य। क्यों करवाएगा, अब अभी आपको पता था कि जो पंचायती राज वो राज्य सूची का विषय है। इसमें जो भी कानून बनेगा कौन बनाएगा, राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकार बनाएगा। तो इसमें कौन कानून बनाएगा, राज्य। ठीक है, तो ये राज्य सूची का विषय है। तीसरी बात है कि जो पंचायतों को बहुत सारे कार्य करने के लिए वित्त की आवश्यकता, वित्त मतलब धन की आवश्यकता होती है। ये धन का बंटवारा कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक राज्य वित्त आयोग बनाया गया कि पंचायतों को देखिएगा, जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको क्या होता है, बहुत सारे फंड मिलते हैं जो क्या होता है, विकास करने का। जैसे क्या होता है, अब प्रधानमंत्री आवास हो गया, अभी लेटरिंग आया था, लेटरिंग मतलब शौचालय आया था, उसके हो गए, फिर नल लगाना होता है, फिर रोड वगैरह बनाना होता है, नाली बनाना होता है। इसमें जो फंड आता है कौन देता है, राज्य वित्त आयोग द्वारा उनको आवंटन किया जाता है। तो ये फंड कौन देते हैं, राज्य वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। तीसरी बात है, देखिएगा हमारे जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, इसमें महिला को आरक्षण नहीं प्राप्त है। पंचायती राज में पहली बार क्या है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज में क्या है, महिलाओं को पहली बार आरक्षण दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक महिला आरक्षण बिल क्या है, संसद में पेंडिंग है। राज्यसभा से तो पास हो गया, अभी तक लोकसभा से पास नहीं हुआ। उसमें यह बताया गया कि जो महिला है उनको 33% सीट उनके लिए क्या हो, आरक्षित होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हो, केवल राज्यसभा से पास हो चुका है। तो लेकिन क्या है, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया और महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया गया है। लेकिन अभी कुछ कुछ राज्यों में 50% भी है, कुछ राज्यों में क्या है 50% भी है, लेकिन क्या अधिकतर राज्यों में 1/3 या 33% है। तो ये पहली बार क्या है, आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और इसमें ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है उसको चक्रीय क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम के माध्यम से किसको आरक्षण दिया गया, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। इसलिए देखिएगा इस बार क्या है, देखिए एक बार लिस्ट निकाला गया उत्तर प्रदेश का, बाद में क्या है हाईकोर्ट में लोग चले गए थे, बाद में फिर आरक्षण का लिस्ट निकला है। तो उसमें क्या है, जो ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, महिला होंगे और जो सामान्य सीट हो गया, उनको अलग अलग आरक्षण अलग अलग समय पर उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या है, ओबीसी को भी दिया गया, ओबीसी कैसे चक्रीय क्रम में दिया गया। ठीक है, और जो एससी एसटी होंगे उनको अलग दिया गया, महिलाओं के लिए कि महिलाओं के लिए अलग से दी गई है। तीसरी बात है कि पंचायती राज को जो 29 जो विषय मतलब क्षेत्र है उसमें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कितने विषय पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया, 29। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्राम प्रधान हो गया या ब्लॉक प्रमुख हो गया या जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष है वो क्या है, इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इन विषयों पर कानून बना सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अब देखिए, पंचायती राज को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब ये क्या हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण? देखिए, सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब होता है कि नौकरशाही द्वारा क्या योजनाओं का संचालन करना, और सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जहां पे जिस योजना को लागू किया जाएगा वहां के लोगों से सलाह लेके कार्य को करना। देखिए, आज क्या होता है, आज पंचायती राज के माध्यम से अगर कई नल लगाना होता है तो क्या होता है, ग्राम प्रधान या जो ग्राम में जो पंचायत सदस्य होते हैं या जो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे सलाह लेके ही काम किया जाता है। उनकी पूरा साइन होते हैं, उनके सबका साइन होने के बाद ही क्या होता है, उस जगह पे वही जो भी चीज लगना होता है वो लगता है। पहले क्या होता है, ऐसे नहीं होता। पहले क्या होता है, नौकरशाही जहां चाहते थे वहीं पे लग जाता था। ठीक है, तो इसलिए क्या था, इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए कैसे है, समझ, इसको आसान शब्द में समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि एक परिवार है, एक पिता है और उनके क्या है, 3 पुत्र हैं, बी सी डी। अब देखिएगा, पिता बोले कि जो ये होगा ये परिवार के लिए केवल अनाज, जितना अनाज की आवश्यकता है इसका इकट्ठा करेंगे, इनको दायित्व दे दिया गया। सी को दिया जितने भी वस्त्र की आवश्यकता होगा घर में उन सारे वस्त्र के, और डी को दिया गया कि बाकी जो तो अन्य कार्य होगा वो क्या करेंगे, डी करेंगे। ठीक है, और एज क्या है, इनको उस हिसाब से पैसा बांट दिया जाता है। और ये क्या, जब भी अनाज खरीदना होगा तो इसका जिम्मेदारी होता है, जब भी वस्त्र खरीदना होता है तो इसका जिम्मेदारी है, जब भी अन्य चीज की आवश्यकता जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया कुछ भी हो गया उसके लिए डी जिम्मेदार होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि ए ने अपने काम को क्या अलग अलग लोगों को दे दिया, तो इसने सत्ता का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण दे दिया। अगर मान लेते हैं कि ये इनको बांट नहीं देता तो ये सारे काम किनको करना पड़ता, ए को करना पड़ता, और ये अगर सारे काम करने लगेंगे तो क्या होगा, अव्यवस्था हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा कि ये व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास तो बहुत शक्ति है और मैं क्या दूसरे को दूंगा नहीं। देखिए आजकल क्या है, आजकल देखिए आप लोग सास बहू के बहुत झगड़े सुनते हैं। सास बहू के झगड़े का कारण क्या है, यही सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है। कोई भी सास है, जब भी नई बहू आती है तो उनको क्या है, घर का तिजोरी नहीं देते हैं। सास क्या होता है, जब तक जान है तब तक क्या तिजोरी में जो चाबी हो अपने क्या पल्लू में बांधे रखते हैं। अब जो नई बहू आता है उनको भी क्या है, स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा होती है, वो भी उड़ना चाहती। उड़ने का मतलब क्या, आसमान में नहीं, इस धरती पे उड़ना चाहती है। परी, आप लोग देखे होंगे आजकल क्या है, पिताजी का परी, बहुत से क्या लड़कियों के पिताजी का परी कहते हैं, तो परी के मतलब वो उड़ना चाहती है। अब मान ले कि जैसे सास है वो बोलते कि हम जितना पैसा आपको देंगे, मान ले उनको किसी चीज के, मान ले उनको लिपस्टिक खरीदना है तो सास से 50 रुपये मांगना पड़ेगा। मान ले उनको कोई भी चीज खरीदना होगा तो क्या मांगना पड़ेगा। अब बताइए जो महिला होगी वो हर चीज के लिए अगर सास से मांगने लगेंगे तो क्या होगा, उनका अहम का टकराव शुरू हो जाता है। किसकी टकराव होता है, अहम का टकराव शुरू होता है। और यही अहम क्या होता है, सास बहू की सीरियल बन गया और लोग घर बैठे बैठे देखते हैं, और वो सीरियल और जब देखते हैं तो दिमाग में और वो खिचड़ी पकता है, और क्या होता है, खाना खाएंगे एक साथ, फिर सास बहू की सीरियल देखने के बाद फिर लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो क्या है, ये सास बहू का सीरियल क्या है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण। आप देखिए पिता पुत्र में जो लड़ाई होता है क्यों होता है, पिता सोचता है कि हम अपनी संपत्ति बेटे को देंगे नहीं, हम जब तक जिंदा है तब तक नहीं देंगे, और बेटा चाहता है कि मैं थोड़ा जवान हो गया, मैं भी थोड़ा सा उड़ू मतलब मैं भी थोड़ा सा घूमूं, खेलूं कूदूं, लोग मैं घूमूं, तो वो चाहता है पैसा उनके पास हो, नहीं देना नहीं चाहता है। अब देखिए कोई पिताजी ने कोई मोटरसाइकिल या कोई कार खरीदा है तो बेटे से बोलता है कि 1 घंटा चलाना, आधा घंटा चलाना, कहाँ गया, 6 बजे से पहले घर पे मोटरसाइकिल होना चाहिए। तो लड़का घूमना चाहता है शाम को, उनको क्या चाहिए, विकेंद्रीकरण चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, पंचायती राज से आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहाँ से आया, ये पंचायती राज से ही आया भारत में। और ये क्या हर परिवार में भी क्या होना, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तभी क्या होगा, परिवार में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा कब होगा। और जिस परिवार में सत्ता का केंद्रीकरण ज्यादा होता है उस परिवार में झगड़ा और लड़ाई ज्यादा होता है, और जिस परिवार में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है उस परिवार में क्या शांति ज्यादा होती है। अब जो अंतिम चीज है इसमें पता है कि जो पंचायती राज है वो क्या है, त्रिस्तरीय बनाया गया। कैसे स्तरीय बनाया गया, त्रिस्तरीय। कैसा, एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा है जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 स्तर में बनाया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जहां पे क्या है, जो पश्चिम बंगाल क्या है, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे
जो पंचायती राज है वो क्या चतुर्स्तरीय है, यानी 4 स्तर है। उसका कितना स्तर है? 4 स्तर है। ये बहुत बार पूछा गया। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज कैसा है? 4 स्तर है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, जहां पे जनसंख्या कम है, वहां पे कैसे पंचायती राज? द्विस्तरीय। कैसा है? द्विस्तरीय। कहां कहां है? जैसे मान लेते नागालैंड, मणिपुर। देखिए इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया कि जहां जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे क्या कैसे पंचायती राज होगा? द्विस्तरीय। कितना होना चाहिए? 20 लाख से कम। जहां पे जनसंख्या 20 लाख से कम होगा, जिस राज्य की जनसंख्या क्या होगा? 20 लाख से कम होगा, तो वहां पे कैसा पंचायती राज होगा? द्विस्तरीय। और जहां पे 20 लाख से अधिक होगा वहां पे कैसा होगा? त्रिस्तरीय। जहां पे 20 लाख से अधिक होगा वह क्या होगा? त्रिस्तरीय। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे क्या है? 4 स्तरीय है। देखिए भारत में इस समय सबसे अच्छा जो पंचायत है वो केरल का माना जाता है। केरल का पंचायत क्या है? सबसे अच्छा पंचायत माना जाता है। केरल का पंचायत क्या है? सबसे अच्छा पंचायत माना जाता है। कि इनमें जो देखिए ये 29 विषय है, ये अधिकतर विषयों का क्या है? ये लोग उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि केरल में जानते हैं साक्षरता दर अच्छा है, इसलिए क्या है वहां पे लोग अपने अधिकार को जान गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कम जो इफेक्टिव होता है वो यूपी में है। यूपी में देखिए आज तक क्या है? 4 विषय को ही क्या है? पंचायती राज यूज कर पाते हैं, और बाकी क्या है? 25 अभी भी ऐसे पड़े का पड़े रह गया। ठीक है, तो यूपी में कितना है? 4 विषय को अपनाता है। तो यूपी का जो प्रदर्शन है पंचायती राज में सबसे निचले स्तर पे है, और सबसे जो हाई स्तर पे कौन है? केरल। हाई स्तर पे कौन है? केरल है, और निचले स्तर पे कौन है पंचायती राज के प्रदर्शन में? यूपी। ठीक है, तो ये यूपी में कम है और केरल में सबसे ज्यादा क्या है? अच्छा है, क्योंकि केरल में एजुकेशन भी है। देखिए आजकल क्या है, पंचायती राज के एक साथ एक नया और चीज जुड़ गया है, उसको कहते हैं सोशल ऑडिट। इसको कहते हैं सामाजिक लेखांकन। क्या कहते हैं? सामाजिक लेखांकन। देखिए सामाजिक लेखांकन क्या होता है समझ लीजिए। मान लेते हैं कि किसी के घर के सामने पुल बन रहा है या किसी मोहल्ले में पुल बन रहा है। अब पुल बनने में वहां के जो आसपास के जितने भी लोग उस पुल से लाभान्वित होंगे, वहां पे लोग क्या कर सकते हैं? उस पुल का लेखांकन कर सकते हैं कि उस पुल में कितना सीमेंट लगा, कितना सरिया लगा, कितना ईंट लगा, कितना मजदूर लगा, वो क्या लिख देंगे। आप जानते हैं कि हर पुल या रोड या नल लगने के बाद क्या है? 2-3 महीने के बाद नेताजी का क्या लग जाता है? बोर्ड लग जाता है कि इस पुल बनाने में इतना लाख रुपए खर्च हुआ। अब मान लेते हैं कि किसी भी पुल बनाने में 5 लाख रुपए खर्च होता है, और मान लिया उस बोट में क्या है? मान लिया किसी पुल बनाने में कितना 5 लाख की खर्चा हुआ, और उस बोट में कितना है? 7 लाख लिखा है, तो 2 लाख का हेरा फेरी हो गया। तो क्या होगा? अगर उस जगह के लोग अगर इसका लेखांकन कर लेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे देखिए हमारे हिसाब से तो इसमें कितना खर्च हुआ? 5 लाख, आपने 7 लाख कहां से लिख दिया? तो क्या होगा? सरकारी खजाना या सरकारी फंड का क्या सदुपयोग होगा। देखिए अभी भारत में केवल एक ही राज्य में सामाजिक लेखांकन लागू है, जानते हैं वो कौन सा राज्य? वो है मेघालय। मेघालय राज्य में क्या है? सामाजिक लेखांकन को लागू किया गया कि मेघालय में कोई भी अगर परियोजना बनता है, सरकारी परियोजना, तो उसका सामाजिक लेखांकन होता है। और मेरा मानना है कि ये जो नियम है ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, जिससे क्या होता है? ये जो देखिए पैसा का जो हेरा फेरी होता है, यानी जो इंजीनियर होगा या जो ठेकेदार होता है या जो उस क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान होते हैं, विधायक होते हैं या बीडीसी होते हैं या जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो ये पैसे जो मिल बट के बंदरबट करते हैं, वो बंदरबट क्या खत्म हो सकता है। तो बंदरबट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामाजिक लेखांकन को बढ़ावा देना पड़ेगा, और ये पूरे भारत में लागू होगा। और इसके लिए देखिएगा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और इस समय किस राज्य में लागू है? मेघालय लागू, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सामाजिक लेखांकन मतलब होता है कि सरकारी परियोजना का जितना भी खर्च होता है तो समाज के लोग भी उसका एक क्या रखे? लेखा जोखा रखे। ठीक है, तो दोस्तों इस वक्तव्य के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।